दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं बिहार की राजनीति समेत देश की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसे में सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इस वीडियो के माध्यम से इन खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की महंगाई की एक और मार झेलने के लिए रहे तैयार। एलपीजी सिलेंडर के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम अक्टूबर में 10 से 11% तक बढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है और कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित गैस के दाम तकरीबन 76% तक बढ़ने वाले हैं, जिसका असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना, कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। बैठक में शिवसेना ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, जल्द प्राइवेट कंपनियां भी अब करवाएंगी ट्रेन की सैर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेन से सफर करने वालों के लिए ये खबर जरूरी है। भारतीय रेलवे द्वारा तैयार की जा रही नीतियों के अनुसार निजी कंपनियां भी जल्द ही थीम आधारित सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य पर्यटक सर्किटों पर ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे कोच किराए पर लेने और खरीदने में सक्षम होगी। इस संदर्भ में रेलवे ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा है कि निजी कंपनियों को इसकी अनुमति देने के लिए और परियोजना की नीति और नियमों को तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय ने कार्यकारी निदेशक स्तर की एक समिति का गठन किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आम आदमी पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। पंजाब, उत्तराखंड से लेकर गोवा तक के नेता नियुक्त। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के तमाम बड़े चेहरे, राज्यसभा सांसद, पार्टी के तमाम बड़े नेता और प्रवक्ताओं के अलावा उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सिंधिया ने तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की। ड्रोन से आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव के साथ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत कर दी है। उनका कहना है कि ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हवाई अड्डे, नीति और सुधारों से संबंधित 16 मुद्दे वाली 100 दिवसीय योजना तैयार की गई है। एयर टैक्सी और स्काई टैक्सी देश का भविष्य है और भारत के 2030 तक ड्रोन राजधानी बनने की उम्मीद है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सरकार से बातचीत के बाद मान गए हैं किसान, मामले की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसानों और सरकार के बीच चली आ रही गतिरोध अब समाप्त हो गई है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद अब सहमति बन गई है। सरकार ने करनाल प्रकरण की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने का फैसला किया है। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। सरकार ने किसान के परिवार वालों को नौकरी देने की बात भी कही है और मामले की जांच 1 महीने में रिटायर्ड जज करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नाकामी छिपाने और बरगलाने का प्लान, गुजरात सीएम के इस्तीफे पर हार्दिक पटेल का हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने शनिवार को अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने ही उनसे इस्तीफा लिया है। दोपहर को राज्यपाल से मुलाकात करके रूपाणी ने अपना त्याग पत्र सौंप दिया। इसके बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में लोगों का सामना करना है, इसलिए सीएम बदलकर वो लोगों की नाराजगी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया है अलर्ट, बंद हो सकती है सभी बैंकिंग सेवाएं, आज ही कर लें ये काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट कर दिया है। दरअसल बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सेवा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और एसबीआई ने इसके लिए ट्वीट भी किया है। साथ ही
बैंक ने कहा है कि पैन को आधार से जरूर से लिंक करवा लें। यदि पैन और आधार लिंक नहीं किए जाते हैं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान अब बनाएगा रेडी वालों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम में दक्ष, सरकार की है अनोखी पहल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अब सड़क किनारे रेडी पटरी वाले भी आपसे डिजिटल पेमेंट आसानी से लेते नजर आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार रेडी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट की तरफ मोड़ने के लिए एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अभियान मैं भी डिजिटल 3.0 का पायलट अभियान शुरू कर दिया है। और ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह को हमेशा के लिए किया रद्द, कहा कि पैसे की बर्बादी रोकने के लिए लिया गया है फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका की 9/11 हमले की 20वीं बरसी के मौके पर अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तालिबान ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल तालिबानी सरकार ने अब अपने शपथ ग्रहण समारोह को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान सरकार ने पैसों की बर्बादी का हवाला देकर शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है। इससे पहले तो उम्मीद जताई जा रही थी कि 11 सितंबर को 9/11 हमले की बरसी के मौके पर तालिबान सरकार शपथ ग्रहण समारोह करेगी, लेकिन तालिबान का ये बयान लोगों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि सभी समझते हैं कि उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए तालिबान हद से अधिक पैसे की बर्बादी करता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केरल में सुधर नहीं रहे हालात, 2/3 से ज्यादा नए मामले जबकि देश भर में 308 मौतें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल में कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। राज्य में नए मामलों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि संक्रमित बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में मिले कुल 33,000 नए मामलों में से 25,000 केवल अकेले केरल से हैं। यही नहीं, 308 मौतों में से केरल में 177 लोगों की मौत हो गई है। और ये हालात तो तब है जब राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई गई है। अगर पूरे देश की बात करें तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो हालात नियंत्रण में हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत ऑस्ट्रेलिया मंत्री स्तरीय वार्ता, दोनों देशों ने जारी किया साझा बयान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में गुरुवार को 2+2 आधारित बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन और मॉरिस पाइने से मुलाकात की। चारों नेताओं ने आर्थिक मुद्दों, साइबर सुरक्षा, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया। और दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने कहा कि भारत एक उभरती हुई इंडो पैसिफिक महाशक्ति है और हम दोनों व्यापार और आर्थिक कल्याण के लिए इंडो पैसिफिक में समुद्री लाइनों के लिए फ्री और ओपन एक्सेस पर निर्भर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पाइने ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य केंद्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। हम नागरिकों, विदेशी नागरिकों और अन्य देशों के वीजा धारकों को सुरक्षित निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में 24 घंटे बारिश का रिकॉर्ड टूटा, उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में इस साल 121 साल में सबसे ज्यादा 24 घंटे बारिश हुई है। सितंबर में 77 साल में सबसे ज्यादा 390 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बता दें कि सितंबर 1944 में 417 मिलीमीटर के बाद ये सबसे ज्यादा बारिश है। दिल्ली में 4 महीनों में 1139 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो बीते 46 साल में सबसे अधिक है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर